ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये ब्रिगम की जो बुक है वहाँ से लिए गए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इनको देखें, रेलिवेंट टू योर नॉलेज अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं। The Zoco Corporation has an inventory conversion period of 75 days, a receivable collection period of 38 days, and a payable deferral period of 30 days. Requirement A. What is the length of the firm's cash conversion cycle? Very easy peasy. ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट 1 है, कैश कन्वर्जन साइकिल। इसको आप दोनों वे से कर सकते हैं, फॉर्मेट बना के भी और फार्मूला के फॉर्म में भी। कि हमारे पास था इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, फार्मूला फॉर्म में अगर लिखे तो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड प्लस रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, यानी कितने दिन हमारे रिसीवेबल को कलेक्ट होने में लगेंगे और कितने दिन हमारे इन्वेंट्री टर्न्ड इनटू सेल, यानी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टू वर्क इन प्रोसेस टू फिनिश्ड गुड्स एंड टू सेल्स। ठीक है, ये माइनस पेएबल पेमेंट पीरियड या पेएबल डेफरल पीरियड, यानी डेफरल का मतलब लेटर ऑन, यानी हम उसे डिले जो करवाएं, पेएबल डेफरल पीरियड। ये हमारे पास इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड जो है वो 75 डेज plus receivable collection period is 38 days and deferral payable जो है हमारे पास 30 days। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो it becomes 83 days। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी हमारे पास जो कैश की यानी इनकमिंग है, इनफ्लोज है, उसकी जो डिलेड टाइम पीरियड है वो 83 डेज, यानी हमें इन्वेंट्री को खरीदने से लेके वापस कैश कलेक्शन पीरियड तक, वापस कैश की कलेक्शन तक, इनफ्लो तक हमारा 83 डेज का टाइम पीरियड लगता है। ये रिक्वायरमेंट ए थी। अब रिक्वायरमेंट बी को देखते हैं। If Zoco annual sales are 34,21,875 and all sales are on credit, what is the firm's investment in accounts receivable? यानी what is the firm's investment in account receivable का मतलब है कितना अमाउंट आपकी रिसीवेबल में ब्लॉक रहती है, इन्वेस्टमेंट बाउंड रहती है उसकी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि ये फार्मूला क्या है बेसिकली, ये जो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड है ये बेसिकली क्या है, डेज है, 38 डेज है। ये सारा कुछ क्या है, इन डेज में, जैसे कि क्वेश्चन में हमें हिदायत दे दी। अब ये कैसे कलेक्ट हुआ, जो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड है, ठीक है, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ये देखिएगा बहुत सी टेक्निक्स है, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, या इसको हम दूसरा नाम कहते हैं डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, कोई भी हम ऐसे नाम दे सकते। अब इसको जब हम कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला यूज होता है इस चीज़ का कि हम कैसे कलेक्ट करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे, सेल्स पर डे, और हमारे पास आंसर आ जाता है डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, जो भी हम इसे नाम देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं, रिसीवेबल की अमाउंट हमने फाइंड करनी है, सेल्स पर डे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग जो है रिसीवेबल में कितना है, 38 है। तो सेल्स की अमाउंट बता दी गई है 34,21,875, ये टोटल सेल्स है पर डे डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, तो इसको फर्दर हम आगे लेके चलते हैं। अगर आप पर डे सेल कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाती है $9375, और ये आंसर है 38 डेज। ठीक है, डेज।
जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, x यानी ये बेसिकली क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल होगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो डॉलर मल्टीप्लाई करने से 3,56,250, ये है जी अमाउंट ऑफ रिसीवेबल, जो आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट है इन रिसीवेबल, या अमाउंट ब्लॉक है इन रिसीवेबल्स। जब आप 38 डेज लगाते हैं तो कितने 38 डेज में ये अमाउंट आपकी ब्लॉक रहती है और आप कलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। उसके बाद रिक्वायरमेंट सी, हाउ मैनी टाइम्स पर ईयर डज Zoho टर्न ओवर इट्स इन्वेंट्री। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन में जो इन्वेंट्री के बारे डाटा है, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड हमें बताया गया है, जिसमें 75 डेज है, यानी इन्वेंट्री टर्न्ड इनटू सेल्स, समझ लें आखिरी बात क्या है, कितने दिनों में टर्न्ड इनटू सेल होती है, 75 डेज लगाती है। तो एनुअली पूरे साल के अंदर कितनी दफा, अब डेज की बात में नहीं है, कितने टाइम्स ये प्रोसेस होता है कि वो 75 डेज में सेल होती है, कितने टाइम्स यानी कितनी मर्तबा वो सेल्स में कन्वर्ट होती है पर ईयर। तो इसको अब देखें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा मैकेनिक्स है इसका भी। हम देखें रिक्वायरमेंट सी, ये बेसिकली हमसे पूछा क्या जा रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर के बारे में पूछा जा रहा है, यानी हाउ मैनी टाइम्स इन्वेंट्री turned into sale, turned into sale, कितनी मर्तबा यानी कितनी दफा, ये हमारा आंसर होना है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले आप देखें, आपको क्वेश्चन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड की इंफॉर्मेशन दे दी गई है, जो कि कितने दिन है, 75 डेज है। तो ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड की डेज कैसे कैलकुलेट हुए, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, इसका फार्मूला क्या यूज होगा, डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे, हमारे पास डेज में आंसर आ जाता है, इन्वेंट्री के डेज। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो इन्वेंट्री की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, लेकिन सेल्स पर डे हमने अभी ऊपर कैलकुलेट की थी 9375, और ये डेज हमें दे दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर 75। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाती है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 703,125, ये हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट करना है बेसिकली इन्वेंट्री टर्न, देखिए इन्वेंट्री टर्न टाइम्स में ये इसका आंसर, इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो है सेल्स ओवर इन्वेंट्री, सेल्स ओवर इन्वेंट्री। सेल्स की वैल्यू तो हमारे पास है 34,21,875, लेकिन इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं थी, तो ये हमने इन्वेंट्री की वैल्यू को कैलकुलेट किया इस फार्मूला के थ्रू, 703,125। ठीक है, तो आप इसको अगर क्या करते हैं डिवाइड, तो आपके पास आंसर जो आता है 4.87। ठीक है, तो ये हमारे पास भी आंसर है कि इन्वेंट्री जो है ना 4.87 टाइम्स या 4.87 मरतबा कन्वर्ट होती है सेल्स में, लेकिन दिन कितने लगाती है कन्वर्जन पीरियड, वो हमें गिवन था 75 डेज, हर कन्वर्जन में 75 डेज लगते हैं। ठीक है, तो ये जी आपका क्वेश्चन था वर्किंग कैपिटल के हवाले से, क्वेश्चन जो जोको कॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें देखें कॉन्सेप्ट
जो है वो कैश कन्वर्जन साइकिल है, लेकिन उस कन्वर्जन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए देखिए सम टाइम्स अगर आपको डेज ना दिए गए, ठीक है, डेज ना दिए गए, आपको रेशो में दे दिया जाए, इन्वेंट्री टर्नओवर यहाँ पे दे दिया जाता, तो फिर आप डेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये एक यानी छोटी छोटी बातें हैं। अब ये क्वेश्चन आपका 17 नंबर का पेपर में आ सकता है कि आप देखिए इसमें क्या है। अगर आपको फार्मूलाज आते हो कि लिंक किस तरह से कैसे किस चीज़ को हमें करना है, तो फिर आपके लिए ये 10 मिनट का भी एक सवाल नहीं। ठीक है जी, तो ये है जी आपका एक क्वेश्चन। उसके बाद अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अच्छा जी, इसमें द क्रिस्टे कॉर्पोरेशन इज ट्राइंग टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग। अब डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग क्या है? रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, ये भी हम पढ़ के आ रहे हैं। ऑन इट्स कैश फ्लोस cycle, on its cash flow cycle. Christie's sales last year all on credit were 150,000 and it earned a net profit of 6% or $9,000. यानी net income का क्या है? 9,000. It turned over its inventory. अब देखो it turned over its inventory 5 times during the year. यानी 5 मरतबा turned into sale होती, and its days sales outstanding was 36.5 days. The receivable collection period कितना है? 36.5 days. The firm had fixed assets totaling 35,000. Christian's payable deferral period is 40 days. ठीक है, कुछ चीजें इस तरह से बता देती हैं. Calculate Christian's cash conversion cycle. Again अब देखिए इस रिक्वायरमेंट को आप कैसे सॉल्व करें. Cash conversion cycle. ठीक है, या कैश ऑपरेटिंग साइकिल, जो भी नाम दे दें, हमें कल इसके नाम करेंगे। सबसे पहले क्या है? इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, उसके बाद रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड एंड माइनस आपने क्या करना है? पेएबल डेफरल पीरियड्स। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमें जो चाहिए सबसे पहले इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। इन्वेंट्री के बारे में हमने क्या बताया? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग और इट्स कैश फ्लो साइकिल। लास्ट ईयर की सेल है, अर्न प्रॉफिट कितना है? इट टर्न ओवर इट्स इन्वेंट्री 5 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर हमें यहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन इन्वेंट्री का कन्वर्जन पीरियड नहीं बताया हुआ। ड्यूरिंग द ईयर इट्स डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग इज 36.5 days एंड पेएबल डेफरल डेज जो है वो है 40 days। अब आप देखें यहाँ पे हमें रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड दे दिया गया है 36.5 डेज और माइनस में पेएबल का डेफरल डेज भी हमें दे दिए गए, लेकिन इन्वेंट्री का जो कन्वर्जन पीरियड है ये हमें मालूम नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इन्वेंट्री का जो कन्वर्जन पीरियड है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें अगेन इन्वेंट्री के रिलेटेड जो फार्मूलाज है वो हमें देखने हैं। वर्किंग यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्किंग पर इन्वेंट्री टर्नओवर उन्होंने हमें बता दिया है। इन्वेंट्री टर्नओवर उन्होंने हमें क्या किया है? बता दिया कि वो कितना है। इन्वेंट्री जो टर्नओवर है 5 टाइम्स, ये येलो हाईलाइट हो, इन्वेंट्री टर्नओवर इज 5 टाइम्स। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये 5 टाइम्स कैसे कैलकुलेट, उसका फार्मूला क्या है? टर्नओवर का भी हमने पढ़ा है, इन्वेंट्री ओवर सॉरी सेल्स ओवर इन्वेंट्री। सेल्स ओवर इन्वेंट्री। ठीक है, ये हमारे पास टाइम्स में आंसर है। अब
सेल्स जो है ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 1,50,000 और इन्वेंट्री की वैल्यू हमें नहीं पता और जो टाइम्स है ये 5 टाइम्स आंसर है। ठीक है, अब इन्वेंट्री की हम वैल्यू फाइंड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5x इज इक्वल टू 1,50,000 और x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे $30,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, दिस इज द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, उसके बाद हमें क्योंकि इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड चाहिए, आप देखिए इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, उसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है इन्वेंट्री, हमने पढ़ा है, और सेल्स पर डे, सेल्स पर डे। अब इन्वेंट्री के जो है वैल्यू, इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो हमने क्या किया है देखो अभी फाइंड आउट किया, ये इन्वेंट्री की वैल्यू तो ये है हमारे पास 30,000 और सेल्स पर डे यानी 1,50,000 डिवाइडेड बाय 365, ये आपके पास डेज में इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इन्वेंट्री कितना डेज लगाती है टू कन्वर्जन। जब आप सॉल्व करते हैं मैं इसको पहले सॉल्व, ये आंसर हमारे पास आ रहा है 73 डेज, 73 डेज। इसके अलावा आप दूसरा एक और भी शॉर्टकट है, मैं उसे देखता हूँ। हमारा ये आपके पास दो फार्मूला है, इन्वेंट्री टर्नओवर और इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, जिसको आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं इन्वेंट्री के डेज। अब आप क्या करेंगे देखो इन्वेंट्री के डेज को यहाँ पे पुट करेंगे 73 डेज। अब आप कैश कन्वर्जन साइकिल का जो आंसर है कैलकुलेट कर सकते हैं इनपुट क्लास, ये आपके पास बनेगा 69.5 डेज। इसी तरीके से इसमें से आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, जैसे हमें इन्वेंट्री की है तो ये फाइंड करना पड़ता है टेक्निकल। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट ए आपकी सॉल्व होगी कैश कन्वर्जन। अब रिक्वायरमेंट बी में है assume, this holds negligible amount of cash and marketable securities, यानी कोई अमाउंट नहीं है, जीरो है कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कैलकुलेट्स इट्स टोटल एसेट्स टर्नओवर and return on assets, total assets turnover and return on assets। देखिए पहली बात टोटल एसेट्स टर्न, टोटल एसेट्स टर्न, आपने इसको देखना है, इसका जो फार्मूला है वो है सेल्स ओवर टोटल एसेट्स, सेल्स ओवर टोटल एसेट्स। अब सेल्स हमारे पास मौजूद है 1,50,000 लेकिन टोटल एसेट्स मौजूद नहीं। ठीक है, अब आप देखिए कि हम टोटल एसेट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल एसेट्स में हमारे पास क्या होते हैं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो क्वेश्चन के अंदर नॉन करंट एसेट्स जो है वो उन्होंने दे दी है कि आपके पास जो फिक्स्ड एसेट्स है कितना है 35,000, या क्वेश्चन में फिल कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स टोटल 35। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करंट एसेट्स के अंदर हमें और क्या चीजें लिखना है,
एक तो इन्वेंट्री लिखना है, क्योंकि कैश वो कहते हैं नेग्लिजिबल में, इन्वेंट्री की वैल्यू लिखना है, और दूसरा अकाउंट रिसीवेबल। इन्वेंट्री की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 30,000। ये आप देखते हैं कैलकुलेट कहाँ पे किए भला, ये आप देख सकते हैं, ये वर्किंग वन की ये 30 इन्वेंट्री की वैल्यू, ठीक है। एक्सिस इन्वेंट्री यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ कि ये वर्किंग वन की। उसके बाद है ये रिसीवेबल्स। अब हमें रिसीवेबल्स जो है वो क्या करने हैं, गिवन नहीं है, तो रिसीवेबल को कैलकुलेट करना है। अब इसका करंट एसेट्स का टोटल इसमें होगा शामिल, और फिर हम कह सकेंगे कि ये हमारे क्या है, टोटल एसेट्स, ठीक है। अब वर्किंग टू हम यहाँ लिख लेते हैं, करंट एसेट्स को कैलकुलेट करना है, सॉरी करंट एसेट्स के अंदर रिसीवेबल बेसिकली। तो रिसीवेबल को कैलकुलेट करने के लिए अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड दिया हुआ है, इसके अलावा और कोई चीज, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड ये दिया, जिसको डेज सेल आउटस्टैंडिंग, ये हमें दिया हुआ है जी 36.5 डेज, ठीक है, ये गिवन है। अच्छा, अब ये कलेक्शन पीरियड हमारे पास जो है वो इसका फार्मूला क्या है, यानी डेज कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, इसका फार्मूला है रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स पर डे, सेल्स पर डे, ये हमारा डेज में आंसर है। तो अब अगर हम इसको फर्दर एनालाइज करें तो रिसीवेबल हमारे पास क्या है, और सेल्स पर डे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 365, और ये आंसर हमें डेज में गिवन है। इससे हमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ रिसीवेबल हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि टैक्स, ठीक है। इसको डिवाइड करें 1,50,000 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई 36.5 मल्टीप्लाइड बाय 36.5, तो ये अमाउंट हमारे पास बन जाती है इन्वेंट्री रिसीवेबल्स की, सॉरी 15। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, रिसीवेबल्स कैलकुलेट, ये हम यहाँ लिख देते हैं, रिसीवेबल्स की अमाउंट है 50,000। इन दिस वे आप अब क्या कर सकते हैं, जो टोटल एसेट्स करंट एसेट्स होगा 45,000 टोटल, ये दो, और टोटल एसेट्स हो गए 80,000, ठीक है। अब इस टोटल एसेट्स को यहाँ पे लिख सकते हैं 80,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल एसेट्स टर्म, एसेट्स में सेल में कितना प्रॉफिट होता है। जब आप ये सॉल्व करते हैं आंसर आता है 1.87 टाइम्स। जब टर्न ओवर होगा तो आप टाइम्स में क्या कर रहे होंगे, टाइम्स में, टाइम्स में आप इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद इसी का पार्ट है रिटर्न ऑन, रिटर्न ऑन एसेट्स, समटाइम्स से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह देते हैं, इंटरचेंजेबल यूज हो सकती है। रिटर्न ऑन एसेट्स, तो रिटर्न ऑन एसेट्स का फार्मूला होता है नेट इनकम ओवर टोटल एसेट्स, ठीक है, इनटू 100, तो ये परसेंटेज है। अब नेट इनकम जो है क्वेश्चन के अंदर हमें बता दी गई है 9, टोटल एसेट्स आपने अभी कैलकुलेट किए 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 11.25%, ये हमारा आंसर होगा जी रिटर्न, ठीक है जी। क्वेश्चन इसमें बात समझ ना आ रही, हाँ जी हमजा हुज़ैफा उम्मीद। सर ये पहले क्वेश्चन में एक पॉइंट पूछना था। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सर ये पार्ट बी में जो हमने पार्ट इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल निकाली है, ये जो, अच्छा उसमें सर टोटल सेल हमारी क्रेडिट पे है, तो वो टोटली सेल हमारी जितनी है वो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी नहीं, हम ये अकाउंट देखते हैं कि रिसीवेबल जो में? जो रिसीवेबल होते हैं ना, वो एट द एंड ऑफ द
अकाउंटिंग पीरियड यानी बैलेंस शीट डेट को देख रहे होते हैं, ना कि पूरे साल को। ये जो सेल है ये तो ड्यूरिंग द ईयर है ना। रिसीवेबल का मतलब है जो बैलेंस शीट डेट यानी पोस्ट 31 दिसंबर है उस डेट को आपके पास क्या है मिलेगा। ठीक है सर, ये बीच में जो है वो हमारे कलेक्ट भी हो गए हैं और वो हाँ जी सारा ठीक। नेट इफेक्ट आया है। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है वो सी है, वो क्या बता दिए। डी हमारी सॉल्व हो गई, रिटर्न टोटल एसेट्स या रिटर्न ऑन एसेट्स और एसेट्स टर्न। Again, suppose the estate's managers believe that inventory turnover can be raised to 7.3 times. अब पहले हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर है 5 टाइम्स। अब वो कहता है अगर हम इसको 7.3 टाइम्स पे ले जाएं तो व्हाट वुड क्रिस्टल्स कैश कन्वर्जन साइकिल total assets turnover and return on assets have been if inventory turnover had been 7.3 per year। यानी इन्वेंट्री टर्नओवर बाकी सारा कुछ वही हो, सिर्फ इन्वेंट्री टर्नओवर का जो आंसर है वो 7.3 हो, तो इस पे इन तीनों चीज़ों पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास अगर 7.3 हो आंसर, ये अब आपके सामने है, इसको आप देखें। हमने यहाँ से बात शुरू की थी, सेल्स ओवर इन्वेंट्री इज इक्वल टू टाइम। फिर 1,50,000 डिवाइडेड बाई एक्स और यहाँ 5 लिखा था, तो आप क्या लिखेंगे 7.53 टाइम्स। अब इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास इन्वेंट्री की एक नई वैल्यू, इन्वेंट्री की नई वैल्यू तो मेरे पास लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये बन जाती है 20,548। ये इन्वेंट्री की नई वैल्यू। अब इन्वेंट्री जब आप क्या करते हैं, इन्वेंट्री का कन्वर्जन पीरियड फाइंड करते हैं इस तरह से, तो फिर आपके पास ये देखिए यहाँ इन्वेंट्री 30,000 लिखी हुई, अब आपको क्या लिखना होगा 20,548 एंड डिवाइडेड बाय 1,50,000 एंड सेल्स पर डे जो है आपके पास नए जो है डेज आते हैं जो पार्ट सी के लिए रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका आंसर बन जाता है 50 डेज। ठीक है, नए से। अब आपका कैश कन्वर्जन साइकिल जो है उसमें क्या अफेक्ट होगा इन्वेंट्री का, 73 डेज की बजाय यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे 50 डेज। उससे क्या होगा आपका कैश कन्वर्जन साइकिल पे क्या फर्क पड़ जाएगा, कम दिन का होगा।